मुशैद खान ने पूछा है, सर रिवीजन करने में इतना टाइम क्यों लगता है? एक हल्का सा रिवाइज कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पे वो बच्चे जो प्री देने जा रहे हैं, अगले साल देंगे, उनके लिए। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, मेरे फिजिक्स के जो टीचर थे, उन्होंने कहा था आइडियली जो हमारा ब्रेन है, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट रूल, उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि सर रिवीजन का, या एक बार टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आए थे तो मुझे प्यार बहुत वो करते थे, वो जानते थे पोटेंशियल है लड़के में, तो हमेशा उनकी क्लास में अच्छा करता। बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि मैं भी, लाइफ में एक टाइम आता और डिसोरिएंटेड आदमी हो जाता है, या बहुत उसको लगता है कि लोड है। ये सभी के साथ होता है, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ही पहली बार हो रहा है, बट हमें रास्ते ढूंढने होते। तो मेरे टीचर से मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हमेशा रहे, बहुत लकी रहा हूं इस मामले में। और उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी, वो है 60-40 रेशियो। उन्होंने मुझे बताया था, बेटा पढ़ने का जो आइडियल तरीका होता है वो 60-40 रेशियो पे होता है। किसी दिन कहोगे तो मैं इस पे क्लास ले लूंगा। तो 60-40 रेशियो का मतलब होता है 60 इसको बोलते हैं फॉरवर्ड और 40 को बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, एफबी फार्मूला, 60-40 फार्मूला, ध्यान से सुन लो। 60-40 फार्मूला इसे हम लोग कहते हैं। डन। तो 60-40 फार्मूले में हम लोग यहां पर बात करते हैं कि कैसे चीजें किया जाता है। तो 60 फार्मूला यानी अगर आप 100 मिनट पढ़ रहे हो, बार बार कहता हूं, ये आइडियल होता है। तो उसमें आप ये सोचो कि केवल आप जो है वो 20% एक्स्ट्रा लगाते हो फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए आपको 40% टाइम देना पड़ता है। इतना बड़ा टाइम है सब। ये पढ़ने का सही तरीका होता है, क्योंकि चूंकि हम लोग अपनी मेमोरी को अच्छी तरह समझते नहीं, इसलिए हम खाली आगे की तरफ पढ़ते रहते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और मैं इसको तुम्हें 10 तरीके से प्रूव कर सकता हूं कि हम अपनी लाइफ में इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फंडा होता है। और हमारा दिमाग, अभी आजकल मेरी इसी पे रिसर्च चल रही है, तो बेसल गैंग्लिया कैसे काम करता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, वो कैसे काम करता है, और हैबिट फॉर्मेशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, हैबिट्स क्या होती हैं, हैबिट का यानी हमारे न्यूरॉन्स का हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ कितना रिलेशनशिप है, कितना ऑटो ट्रांसफर्स होते हैं। तो मैं अभी आजकल थोड़ा इसी पे मेरा काम चल रहा है। फिलहाल मैं तुम्हें बेसिक अभी ये बता देता हूं कि 60-40 रेशियो जो है वो कैसे काम करता है। तो 60 अपना टाइम टेबल बनाओ, तो 60% फॉरवर्ड, 40। मैंने आज तक किसी का टाइम टेबल इस तरह देखा नहीं। जो अनट्रेन्ड बच्चे हैं वो टाइम टेबल आगे आगे पढ़ने का बताते हैं। टाइम टेबल मैंने बहुत ही रेयरली एक बच्चे का रिवीजन के लिए जो है वो टाइम टेबल देखा। आज तक मैंने किसी का टाइम टेबल रिवीजन के लिए देखा नहीं। लेकिन अगर आप ये पार्ट स्किप करोगे तो मेमोरी के हिसाब से आप 80% भाग तुरंत भूल जाते हो। 24 घंटे के अंदर 80% आप किसी भी पढ़ी हुई चीज का भूल जाते हो। तो ध्यान से। अब हमारे बीच में एक स्टूडेंट हैं, मिस्टर मोहम्मद मुकर्रम। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या चीज समझ में नहीं आ रही आपको? अब आप यहां बता दें, ताकि अब इस हफ्ते तो हमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम्हें जो चीज मैंने तुम्हें बताई है ना, वो 6th क्लास का बच्चा पढ़ता है। जो आजकल कॉन्वेंट और अच्छे स्कूल होते हैं, 6ठी क्लास में ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये मैप ड्रॉ करना, फ्री हैंड करना, क्योंकि उसमें जब 6th क्लास में आप जाते हो तो इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक्स आ जाता है। सिविक्स बोलते हैं, कई लोग उसको सिविक्स बोलते हैं, और ये क्या नाम है, SST बोलते हैं स्कूल्स में इसको। तो अगर तुम 6th क्लास से भी मेंटल लेवल से कम हो तो तुम अपने बारे में विचार करो। ठीक है, कि तुम्हें ये एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, अपना टाइम वेस्ट मत करो। 2 तरीके हैं, या तो तुम ये मानो कि तुम 6th क्लास के बच्चे से अभी तुम्हारा IQ कम है। दूसरा, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारा IQ 6ठी क्लास के बच्चे से कम है? नहीं आता, इज अ डिफरेंट थिंग। मैं करना नहीं चाहता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम अक्सर ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मैंने अपना अनुभव किया है NLP वजह से, एक थोड़ा सा इंसान को समझने का एक सेगमेंट अलग है मेरा। तो जब हम ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं मैं समझना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जितनी बार आप नहीं नहीं शब्द यूज करोगे, उतनी बार आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीव को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, आप कम कर, मुझे कम समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा पार्ट ये मेरा बाकी हो गया, ये पार्ट मेरा है। जितने बच्चों ने किया, कई बच्चों ने मुझे मैप भेजा, यकीन मानिए बहुत ही हड्ड-बड, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट मैं खुश क्यों था? क्योंकि एज अ पर्सन मैं जानता हूं कि जो हमारे हाथ में सबसे फर्स्ट चीज है वो है ट्राई करना। हम ट्राई जब तक नहीं करेंगे, सॉरी टू से, मैं फिर से एक बार थोड़ा 5 मिनट आपका समय ले रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हमें बहुत क्वेश्चन करने हैं। अगर हम ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम मतलब कोशिश जब हम करते हैं, तो हमारे यहां कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। राइट, यानी कि कर्म करो, और लॉ ऑफ कर्मा भी यही कहता है। अगर आप इंग्लिश को फॉलो करो, आप इस्लाम को फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो, वो कहता है कि काम करिए,
अनटिल अनलेस जब तक आप करेंगे नहीं तब तक वो चीज आपको आएगी नहीं। तो बहुत बेसिक बेसिक बना, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दे स्टार्टेड, वो खुश हैं कि सर मैंने, कई बच्चों ने मुझे कहा सर पहली बार हमने मैप बनाया, मुझे और खुशी हुई इसमें। एटलीस्ट दे स्टार्टेड। कई बच्चों ने नहीं भेजा, इतने बच्चे मुझे भी पता है उनके नाम अगर मेरे सामने नहीं आते इसका मतलब दे आर नॉट डूइंग, कोई बात नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि भाई क्यों 2% रिजल्ट आता है पूरी क्लास से, 98% फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए नहीं होते कि टीचर उनको नहीं पढ़ा रहा है, वो इसलिए होते हैं कि वो फेल होने को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। बस सबसे बड़ा फंडा है। आपकी क्लास में से भी 2-3% लोग ही निकले, हो सकता है मैं बहुत लकी हूं तो 3% लोग सक्सेस निकल जाएंगे। 97% जो है इस साल टंगेंगे। क्यों टंगेंगे? बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि वो अपने टीचर के साथ चल नहीं रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं अभी तक। हो सकता है अगले साल सुधर जाए तो अगले साल उनका रिजल्ट आ जाए, बट ये ट्रुथ है बहुत बड़ा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो कारण ये होता है क्योंकि अभी जैसे मैं भी देखता हूं 7-8 बच्चे हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं, बाकी पूरी क्लास सन्नाटे में है, वो कहीं और कुछ कर रही है, कुछ और सोच रही है, वो खुद से लड़ रहे हैं, खुद ही बिलीव कर रहे हैं कि एग्जाम एक्चुअली उनका नहीं है, जोश जोश में एडमिशन ले लिया। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आप समझना नहीं चाहते हैं तो दो ये अलग अलग चीजें हैं। तो आगे से ध्यान रखिए, अगर मैपिंग में लाइंस ड्रॉ करनी, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये ड्राइंग तो तुम्हें हमेशा आती है, तुम अपने घर में हमेशा करते होगे। किसी को कुछ समझाना होता है, कोई रास्ता बताना होता है तो पेपर पे लिख इधर ला बता दें कि फलानी जगह कहां जाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन सीट अपलोडेड है, आप लोग अपना भी चेक करें। आपको 10 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने दे दिया है। मुझसे पूछने से पहले अपना सिस्टम चेक करिए, मैंने जो है वो इसको दे दिया है पीडीएफ। आप लोग इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्लास के बाद भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहां कर लें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, हमारा ये हो गया विनर फॉलोइंग स्टेट्स, इस पे हमने काफी क्वेश्चन किए। डन, ये क्वेश्चन हो गया। लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो, मैंने आपसे कहा था मैप देखने को। ये विजुअलाइजेशन का फंडा है, आपको सिर्फ इस पे विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, 6th क्लास 7th क्लास, एक्चुअली क्या है ना कि आप लोगों के स्कूल में ये बेसिक चीजें बताई नहीं गई हैं। हमारे टीचर हमें बड़ा इंकरेज किया करते थे, जैसे हम लोग आचार्य पद्धति में पढ़े हैं तो हमारे टीचर बड़ा जो है वो इंकरेज किया करते थे कि बेटा ऐसे करो। तो मैप लेके हम खेला करते, जैसे तुम लोग जो है आजकल मोबाइल पे गेम खेलते हो, सोशल मीडिया। हम बहुत लकी हैं कि उस समय हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, ये टाइम किलर्स नहीं थे हमारे पास। लोग कहते हैं कि बड़ी इंफॉर्मेशन, तो हमारे यहाँ एक कहावत है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि जो है अति सबसे ज्यादा बुरी होती है किसी भी चीज की। ज्यादा तुम्हें मीठा पसंद है, चीनी खिला दो डायबिटीज हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। नमक खा लोगे बीपी हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा होता है कि हम उस समय जो है वो अपने टाइम, जैसे लंच टाइम में, रिसेस टाइम था, तो हम लोग ऐसे मैप वाले गेम खेला करते थे। तो उसमें क्या होता, मैप एक विजुअलाइज हो जाता था। ये सिंपल छोटे बच्चों के खेल की तरह है। इसको बहुत सीरियस क्लास में, हालांकि होगा क्या कि अभी मान लो मेरे दिमाग में कोई बात आ रही, कई लोगों ने राय दिया इतना अच्छा आप कर रहे हो, अभी मैं इसको 10-15 हजार रुपए का कोर्स बना दूंगा, कुछ कठिन कठिन बातें कर दूंगा, आपको वाह यार ये बहुत बढ़िया। और आपने भी देखा होगा मैप के कोर्स ऐसे ही चलते हैं। कल मुझे मेरे स्टूडेंट ने ही एक सजेस्ट किया कि सर आप तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये तो बड़ा पेड कोर्स है, बहुत इतना अच्छा जो है सेगमेंट नहीं है और फलाना ठिकाना। तो वही हो जाता, तो फिर आपको समझ में आता उस समय, क्योंकि आपके पास पूछने का सेगमेंट नहीं था। यहां तक हो गया हमारा, आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न पोर्ट, ये भी हमारा हो गया था, पूरब और पश्चिम का हिस्सा। राइट, अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच बाई 10 डिग्री चैनल। कहता है कि 10 डिग्री चैनल के माध्यम से कौन से दो राज्य अलग हैं। 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। मैपिंग कॉलेज की चीज ही नहीं है, मैपिंग स्कूल्स की चीज है। मेरी सिस्टर इला है, वो मैपिंग की बहुत मास्टरी करती थी। मतलब वो जैसे छोटे बच्चे हम लोग बहुत गेम खेला करते थे ऐसे मैप ढूंढ के, तो ये सब स्कूल में सिखाया जाता है। कॉलेज सीखने की जगह नहीं है। कॉलेज आते ही आपको नौकरी के लिए जो है वो आगे सोचना पड़ता है, सीखना सिर्फ स्कूल तक होता है। ठीक है, चलिए, तो कहता है 10 डिग्री चैनल। अब कौन कौन प्री दे रहा है इस बार, आ जाओ सामने। पेड करना होता बेटा पहले ही कर देता। मैं ये बता रहा हूं कि पेड चीजों की इज्जत होती, फ्री चीजों की इज्जत नहीं होती, ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए भी उतना ही सही है। ठीक है दीपशिका, वंडरफुल। अब मुझे क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था ना कि मैं इसको इतने अच्छे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर चुका हूं। मुझे बताओ 10 डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 डिग्री चैनल? कितने लोग समझ चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 डिग्री चैनल? पहला ये बताओ,
10 डिग्री चैनल किसे कहते हैं? ए होगा, बी होगा, बाद में हम देखेंगे। पहले बताओ 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या? दीपशिखा, माही, युक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? पहले शब्द के मतलब समझो। शाबाश, गुड माही, वेल डन। दिव्यांशु का भी जवाब सही है, शाबाश। प्रज्ञा का भी जवाब वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड। रेखा, वेल डन, वेलकम बेटा, अच्छा लगा तुम्हें क्लास में देख के। सबसे बड़ी बात है, ये अक्षांश है। व्हाट इज दिस? ये लैटिट्यूड है। दिस इज 10 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, हम जहां पर मूवमेंट कर रहे हैं 10 डिग्री, तो एक काम करते हैं हम लोग बात करते हैं 9 डिग्री किसको डिवाइड कर रहा है? मैप निकालो। 9 डिग्री, 9 डिग्री किसको किसको डिवाइड कर रहा है? 8 डिग्री किसको किसको डिवाइड कर रहा है? चलो शुरू करो। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, तीनों शुरू करो। मुझे बताओ कहां कहां से जा रहा है? शुंडा ट्रेंच को कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? दीपशिखा, रेखा, माही, परमजीत, जितने भी प्री दे रहे हैं वो मुझे बताएं, शुंडा गर्त भारत के हिंद महासागर में है। शुंडा को कौन सा लैटिट्यूड या कौन सा जो है चैनल अलग कर रहा है? मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन के अंदर मैं कई क्वेश्चन निकालूंगा। चलिए क्वेश्चन करो, मैप निकालो, मैप खोलो, मैप निकालो, मैप निकालो। और इंडिया के पार्ट में आओ। चलो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बात करो। एक क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई बात नहीं अंजू, नहीं जानते, मैप है ना, मैप खोलो, ये खुली हुई है। ये क्वेश्चन नहीं टेस्ट करा रहा हूं दादा, तुम लोग तो समझाते समझाते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये 2014 आईएएस प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल का मतलब हुआ, ये 8 डिग्री अक्षांश, ये भारत के बिल्कुल नीचे, क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कितने मैंने बताया था? 8 डिग्री 4 मिनट पे बताया था। तो ये भारत के बिल्कुल पास से गुजर रहा, उसके नीचे 9 डिग्री और उसके नीचे 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री हो गया, यानी 9 डिग्री लैटिट्यूड, 10 हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, 10 मतलब नीचे की तरफ। तो भारत के साथ मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार का जो लास्ट बिंदु है वो 6 डिग्री 45 मिनट पे, याद रखिएगा। जो इंदिरा पॉइंट है, मैंने साउथ पॉइंट नॉर्थ पॉइंट बताया था, 6 डिग्री 45 मिनट पे बताया था, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को ये चीजें देखनी है। चलिए आप अब बताते रहिए इसको। सॉरी 8-9 तो ऊपर होगा। इंडिया यहां पर जा रहा है, ये हम नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करेंगे, ऐसे बना लो। राइट, तो ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, 0 की तरफ से बढ़ते हुए हम 10 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे 8, 9, 10 सबको बताते जाओ। गुड, तुम्हें याद है चीज रेल? गुड, शाबाश। सो आंसर इज 9 डिग्री चैनल भी एग्जाम में पूछा गया है, 8 डिग्री चैनल भी आया हुआ है एग्जाम में। 10, 9, 8, तो कह रहा है 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? राइट, किसको किसको अलग करता है? टेन डिग्री चैनल, आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा? देखो, सुमात्रा जावा नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक उसने कर रखा है, दैट इज ए। इसको ए कर लो। डन, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, शाबाश। तो 9 डिग्री किसको किसको अलग कर रहा है वो देख लो। चलो अब मुझे बताओ, मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है? मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है? सभी लोग मुझे बताओ।
फिजिकल मैप देखना, फिजिकल मैप में तुम्हें पता चल जाएगा। ए कर लेना इसको। रेखा, तुमने बेटा ये अरुणाचल प्रदेश क्यों लिख रही हो? स्टेट की बाउंड्री तुम मान रही हो कि अरुणाचल एक बफर है इंडिया एंड चाइना के बीच में, गोइंग थ्रू द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भारत और चीन के बीच में। डन, गुड। इंडिया चाइना के बीच में, जिसको नहीं पता वो याद कर ले इसको। हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन? अब इसको देख के बताओ मुझे जल्दी से, क्विक। कितने राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं? कितने राज्य ऐसे हैं जो तटों से लगे हुए हैं? मुझे देख के बताइए। मैप उठाइए, राइट, मैप उठाइए। तट का मतलब भारत के पास 7,200 किलोमीटर की तट रेखा है। अब ये पूछ रहा है कितने स्टेट्स, यूटीज की बात नहीं हो रही है, स्टेट्स, राज्यों की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ यहां पर कितने ऐसे राज्य हैं, जैसे मान लो अगर हम इसको देखें मैप पे, अब उठाओ और देखो कि कितने ऐसे राज्य हैं जो जिनकी बाउंड्री जो होती है दैट इज शेयर विद कितने ऐसे राज्य हैं? अब ध्यान से देखो, मैप उठाओ और मैप पे देखना शुरू करो। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है आपके कोस्ट लाइन के साथ? हाउ मेनी? शाबाश। अभी देखो इसमें भी गलत कर रहे हो तुम लोग, उत्तरी की। ये लक्ष्मी 6 to 8 क्या है? ये कैसे कर रहे हो आप? इसको मैप उठाओ, मैप देखो कोस्ट लाइन के सारे। अब दूसरा पहला क्वेश्चन ये लिखो, हाउ मेनी स्टेट्स एंड नेम ऑफ द स्टेट्स। नेम ऑफ द स्टेट्स, चलो सब लोग इसमें होमवर्क लिखो, नेम ऑफ द स्टेट्स। 3 क्वेश्चन, अभी इसी में ही क्वेश्चन आए। मैं तुम्हें ये इतना अच्छा मेथड मैंने निकाला है आरएसएम के साथ साथ, मैं इसमें आपको बहुत कुछ करा दूंगा, ठीक है? आपको मेरे साथ इसको करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, 10 वाले भी हैं तुम्हारे ऑप्शन में? 10 है कि नहीं है? जरा ध्यान से देख लो, ठीक है? कितने हैं टोटल स्टेट्स जिनकी बाउंड्री लगती है? ओ बाप रे बाप। अब मुकर्रम, तुम सोचो कि तुम सामने देखकर गलत जवाब, या जैसे और भी बहुत से, सुनील सिंह, 7 स्टेट्स। अरे यार क्या करूं मैं, जो समुद्र तट से बाउंड्री लगाते हैं। मुझे बताओ क्या पश्चिम बंगाल की बाउंड्री लगती है कि नहीं लगती है? वेस्टर्न बंगाल की लग रही है समुद्र के साथ एक। इसको देख के भी तुम लोग गलत कैसे कर रहे हो? इसका मतलब है तुम लोग क्लास में हो नहीं एक्चुअली में, ठीक है? और ना तुम पढ़ना चाहते हो, तो कोई बात नहीं है, टाइम पास कर लो, मुझसे बेवजह क्वेश्चन ना पूछना। 1 देख लें, 2, इसके बाद ये हमारा आंध्रा, ओडिशा 3, तमिलनाडु 4, केरला 5, इसके बाद कर्नाटक की बाउंड्री 6, गोवा 7। गोवा यूटी के रूप में मत लेना, गोवा राज्य है। 7 देश का सबसे छोटे राज्य में से एक है, ठीक है? 7, 8 गुजरात 9, ये यूटी है आपकी, दादर नागर यूटी हो गया। स्टेट्स पूछ रहा है, एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? जितने प्री दे रहे हैं, दीपशिखा, माही, रेखा, आप सभी लोग। प्रवीण कुमार यादव 10, कहां से हुआ 10 बेटा? मुझे नहीं 10 दिखाई पड़ रहा है, क्या मैं गलत हूं? मुझे बताओ। तेलंगाना की लगती नहीं है, आंध्रा एज एज चल रहा है। अगर तुम्हारे पास पुराना मैप है तो भी काम करेगा।
ये कौन लोग हैं जो 7, 10, 6? अब आप खुद सोचिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, देख के भी आप जो अनदेखा कर रहे हैं। गोवा स्टेट से बेटा, गोवा स्टेट है, गोवा राज्य है, वहां की विधानसभा है। तुम लोग न्यूज नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी। अब क्वेश्चन लिखो इसमें, विच स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री? क्वेश्चन लिखो, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? अभी देखो, इस क्लास में दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक ने कहा गुजरात की और एक ने कहा ओडिशा की, उसका आंध्र प्रदेश की। दो बातें निकलकर सामने आ रही। इस क्लास में दो विभाजन है, राइट? आधी क्लास कह रही गुजरात, आधी क्लास कह रही आंध्र प्रदेश। नाउ फाइंड आउट द फैक्ट। ये तुम्हारा काम है। जितने लोग प्री दे रहे हैं वो बहुत अलर्ट होकर मेरे क्वेश्चन लिखे। मैं यहां डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। रेखा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमें निकालना है। अब दूसरा लिखो। लिख लिया क्वेश्चन? हाँ ना? तुम लोग एक्टिव रहो जरा मैप के साथ मेरे साथ। अब इसमें अगला क्वेश्चन लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो है 2-3 साल पहले आया। चलिए, सभी लोग लिख रहे हैं? वो देखो, अभिषेक कुमार ने वेस्ट बंगाल भी लिख दिया। अरे क्या तुम लोग यार अजीब गरीब काम कर रहे हो। आई एम नॉट आस्किंग वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ राजधानी नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है। ठीक है, पढ़ना वढ़ना तुम लोग एक्चुअली चाहते नहीं हो तो कमेंट ना करो यहां बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब आंध्रा या गुजरात, किसकी बाउंड्री सबसे बड़ी है? जरा एक बार आप चेक करके मुझे बताएं। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? लिखो, ऑफ कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट। विच स्टेट हैव द हाईएस्ट एरिया ऑफ कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट? किस राज्य के पास किस राज्य के पास किस राज्य के पास तटीय रूप से सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है? इतना जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं। वेस्ट बंगाल। अब मुझे बताओ, आंध्रा की बाउंड्री लंबी निकली या गुजरात की? गुजरात थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। अगर उसको सीधा करोगे तो वो क्या होगा, अब मुझे बताएं। संध्या, आया जवाब, बहुत सही, शाबाश। ज्यादातर लोगों ने इसको सीधे सीधे देख के इसका जवाब सीधे सीधे दे दिया। यूपीएससी सीधे सीधे लोगों को ऐसे निकाल के फेंक देती है। कहते हैं ना कि पेंच और कील में यही अंतर होता है। रेखा, अब आया जवाब गुजरात। देर से क्यों आया जवाब? प्री जितने दे रहे हैं उनका जवाब तुरंत आना चाहिए। प्री देना है कि नहीं देना है? और तुम्हारी क्लास में जितने सो रहे हैं सबको जगा दो कि क्लास कर लो सर की। ठीक है, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। ये जो टेढ़ा है पर मेरा है वह बहुत लंबी बाउंड्री है इसकी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कर्व करता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से। दीपशिका, सबसे पहले जवाब तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। माही, जितने भी बच्चे प्री दे रहे हैं, जहां जवाब आना चाहिए जल्दी से प्री। अगला क्वेश्चन, भारत में किस जगह सबसे ऊंची ज्वार भाटा मिलती है? द हाईएस्ट टाइडल वेव्स फाउंड एट विच प्लेस एंड स्टेट? भारत में सबसे ऊंची, देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकाल दूंगा, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं प्री का, पर अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो तो। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भाटा तरंगे कहां पाई जाती हैं? विच प्लेस? प्लेस, आई एम नॉट आस्किंग स्टेट। प्लेस प्लेस प्लेस
ध्यान से यही जाके ना, फिर जाके जो है अगले दिन आना, बोलना सर वो मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो गए थे। स्टेट मैंने उसके बाद बताने कहा, प्लेस और स्टेट में अंतर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? किस जगह सबसे ऊंची ज्वार, भारत में किस जगह सबसे ऊंची ज्वार भाटा तरंगे पाई जाती हैं? दीपशिका तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है, हो क्लास में कि वाई यू आर आस्किंग अबाउट द गुजरात? गुजरात, आई एम आस्किंग द स्टेट। तुम लोगों के लिए गलती माफ नहीं है, जब मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, शाबाश। अब सही जवाब आया है, स्टेट बाद में, प्लेस पहले। ये जो इलाका देख रहे हो रेखा, ये खंभात है या कच्छ है? मुझे बताओ, ये खंभात है या कच्छ है? तुमने कच्छ लिखा है। यहां पर भी हमें ज्वार भाटा देखने को मिलता है। ज्वार भाटा का मतलब समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ जा रही। नहीं समझ में आ रहा, लिख लो क्वेश्चन, पढ़ाओगे तो कम से कम याद तो आएगा। क्वेश्चन आंसर मुझे चाहिए, आंसर मैं नहीं दूंगा, सर्च करिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने पढ़ाते समय बताया भी था, दुनिया में सबसे ऊंची ज्वार भाटा कहां आती है? दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां आता है? हाईएस्ट टाइडल वेव्स दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहां पाया जाता है? बेकार की बातें मत करो। दुनिया में सबसे नहीं पता, मैं बता रहा हूं। मैं सबसे पहले प्री वालों से तुरंत जवाब चाहता हूं, तुरंत, मतलब इधर मेरे मुंह से निकला उधर आंसर चाहिए। इसी मैपिंग पे तुम्हारी पूरी ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो मैं करा के जाऊंगा, इस बात की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर तुम लोग जुटे रहे तो। नॉट कैलिफोर्निया, गलत। शाबाश, ये किसका जवाब आया है? हाँ शाबाश रेखा, गुड। ऑप्शन की स्टूडेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ, जैसे हम लोग कहते हैं, बे ऑफ फंडी कनाडा के पास है। मैंने बताया था सी स्ट्रक्चर होने की, सी स्ट्रक्चर। फंडी में जो है, फंडी कनाडा, और दुनिया की सबसे 15 मीटर तक ऊंची तरंगे चली जाती हैं, सी शेप। तो यहां पर भी क्या होगा, मैंने आपको बताया था ज्वार भाटा के लिए एक नैरो स्पेस होना चाहिए। तो आपके पास एक ये नैरो स्पेस है और दूसरा, यानी पानी यहां जाकर ऊपर की तरफ उठ जाए। पानी जब नैरो होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वेंचुरी प्रभाव पैदा होता है। फंडी, गुड, शाबाश। फंडी की खाड़ी, गुड अंकिता। नहीं है तो लिख लो, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा गल्फ ऑफ फंडी में, ठीक है, यानी कनाडा में फंडी की खाड़ी में होता है। भारत में दो निकल कर आया, एक कक्ष और एक खंबात। बताओ भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां पाया जाता है? गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कच्छ? ढूंढोगे, यस या नो? और नहीं ढूंढोगे तो क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो, पता नहीं कौन सा गिरेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं इसके साथ मर्ज कर रहा हूं, ठीक है। बढ़िया से अच्छा सा रिवीजन होना चाहिए। हो गया, चले आगे। तो भाई इसका जवाब क्या होना चाहिए? कितने स्टेट्स? 9। कितने राज्य टोटल? 9। मैच लिस्ट विद द लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो। बैतूल घाटी इंद्रावती में, जगदलपुर, नर्मदा, जबलपुर, शिप्रा, तापी, ठीक है, ये नदियां हैं। इस स्टेट नहीं, दिस आर द, दैट इज रिवर्स। इसको रिवर्स कर लेना। उल्टा कर लेना, स्टेट इधर होगा, वैली इधर होगा। ये हमारा टाइपिस्ट जो नया है वो बड़ा तेजी से काम कर रहा है, तो इस तेजी के चक्कर में मेरी ऐसी तैसी कर रहा है। इसको वैली कर लेना, यानी घाटी कर लेना, और इसको जो है वो स्टेट कर लेना, ठीक है। सॉरी, दैट इज, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा वैली इधर हो गया। ये वैलीज हमारी है, इंद्रावती, नर्मदा, शिप्रा, और ये बैतूल, यानी स्पेस जो है, स्टेट नहीं, ये स्पेस जो है प्लेस है, दिस इज प्लेस हम लोग यहां बात कर रहे हैं। चलिए बताइए, कौन सी नदी कहां से होकर गुजर रही है? उज्जैन किस नदी के किनारे है या किस घाटी में है? यहां नदी घाटी जो है, रिवर वैली।
बैतूल कहां है, नर्मदा कहां से होकर गुजरती है, शिप्रा कहां से होकर गुजरती है, तापी कहां से होकर गुजरती है? हां जी बताएं। कौन कौन कहां से होकर गुजर रहा है, मैच करो। देखो स्टेट्स देखो, रिवर्स देखो, फिजिकल ज्योग्राफी का मैप है, फिजिकल ज्योग्राफी निकालो। जहां नदियां, मैप पे नीले रंग से नदियां होती हैं, ध्यान से देखना, ये मैप पे नीले रंग की नदियां होती हैं, जहां यहां ब्लू ब्लू दिखाई पड़ रहा है। तो स्टेट वाइज तुम उनको देख लो कि कहां कहां बह रही है। ठीक है, तापी कहां से बह रही है, तापी पश्चिम की तरफ, नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां, याद रखिएगा। नर्मदा और तापी, ये जो दो है बड़ी नदियां, ये घाटी बनाती, वैली बनाती हैं। ये दोनों वेस्टर्न साइड, भारत के पश्चिमी तट की तरफ बहने वाली नदियां हैं। और जहां पर ये समुद्र में मिलती, वहां पर क्या बनाती हैं, जल्दी बोलो जितने भी प्री वाले बच्चे हैं। जहां पर ये दोनों नदियां पश्चिम की तरफ जाती हैं, यानी वेस्टर्न साइड मूवमेंट करती हैं, ये भारत के पश्चिम की तरफ जाती हैं। ठीक है, दीज आर दे फ्लो वेस्टवर्ड साइड। अब ये वेस्टवर्ड साइड जा रही हैं, तो पश्चिम की तरफ जाते समय ये क्या बनाती हैं? मयंक शाबाश बेटा, वेल डन। क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालते जाओ। वेल डन, वेल डन। प्री वालों को तो बिल्कुल भी छूट नहीं है, शाबाश, गुड। एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी, डेल्टा नहीं बनता है, सडनली क्या होता है, ये जाकर गिर पड़ती हैं समुद्र में। एस्चुरी, यहां से खड़ा खड़ा भूभाग है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, गुड। तो नदियों को देख लिया, भागना नहीं है, मैप देखो। ये जरूरी नहीं कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता, हम यहां कम से कम सीखेंगे। तो मुझे बताओ, अभी मैंने देखा कि नर्मदा और तापी, ठीक है, ये रिज वैलीज बनाती हैं, और साथ साथ क्या होता है, ये दोनों वेस्टर्न साइड बहने वाली नदियां हैं। याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण, और एग्जाम के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। नर्मदा तापी यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, नर्मदा का तो वैसे भी बहुत राजनीतिक, सांस्कृतिक, नजातीय, बहुत ज्यादा इसका जो है इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, साइंटिफिक, तो ये वैली अपने आप में बड़ी खास है। अभी आपने देखा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसी के आसपास बनाया गया, सरदार सरोवर जो है इसके बाद जो है वहां पर हुआ, तमाम तरह की जनजातियां रहती, विद्रोह यहां होता है, जल जो हमारा आंदोलन यहां पर हुआ, तो बहुत ये महत्वपूर्ण है। तो इसको अब याद रखिएगा, ये नदी कैसी है। चलो, नर्मदा का उद्गम कोई मुझे बताएगा, इसका ओरिजिन कहां है नर्मदा का? कितने लोगों को याद है? शाबाश, चंचल ने बिल्कुल सही बताया। आगे चलते हैं, नर्मदा का उद्गम कहां है? दीपशिखा? केशव, एक क्लास में इतनी मारपीट कैसे हो सकती है? जिसका नाम आप लोग ले रहे हो वो यूपीएससी का सबसे फेवरेट, इसका उद्गम जो है यूपीएससी के सबसे फेवरेट जगहों में से एक है। यूपीएससी वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता ही रहता है। दीपशिखा जल्दी बोलो। युक्ति, गुड। अरे बाप रे बाप, आयुषी अमरनाथ कहां पहुंच गई यार? तुम इतना दूर मत जाओ, इधर ही रहो। हम वेस्टर्न साइड जा रहे हैं, तुम नॉर्थ साइड निकल रही हो। ऐसे तो क्लास ही नहीं पकड़ पाएगी ना। शाबाश शाबाश, गुड। अमरकंटक आप लोगों ने नाम दिया है। उद्गम बताओ इसका, नर्मदा का। अगर इसका उद्गम अमरकंटक है तो अमरकंटक से कई तरह की नदियां निकलती हैं। चलिए, अमरकंटक से निकलने वाली दूसरी नदी का नाम बताओ। अमरकंटक से निकलने वाली दूसरी नदी का नहीं पता? द सेकेंड रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। तुम्हें पता चलेगा, सारे क्वेश्चन में कराता चला जा रहा हूं, बड़े मजा आएगा इसमें। मजा आ रहा है? शाबाश मधुर, वंडरफुल बेटा, वंडरफुल वंडरफुल मधुर, वेरी गुड। क्यों भाई, ये प्री वाले कहां हैं?
लिखो क्वेश्चन, अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? हाउ मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? अमरकंटक किस श्रेणी में है? लिखते जाओ, मैं पूरी ज्योग्राफी इसी के साथ ही, इसी मैप में ही खत्म कराऊंगा, टेंशन ना लो, बस मेरे साथ चलो, डरो नहीं, लिखो। और आज जाके क्या करना है, मैप उठाना और इसको सीखना है। मैप आज पढ़ना है, ऐसे उठा उठा के देखते रहना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये कहां से बह रही है, ये कहां से बह रही है, अमरकंटक पर्वत है कहां? मुझे बताओ, अमरकंटक पर्वत किस रेंज के अंदर, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? एक बच्चे ने जवाब भी दिया है। ठीक है, लिख लिया, शाबाश, मधुर, अरे वाह, गुड, अमरकंटक से, वेरी गुड रेखा, गुड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऑप्शनल वालों के लिए, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन सभी के लिए, जो लोग प्री देंगे उनकी ऐसी तैसी होनी है, पर कोई डरना नहीं है। तो मैंने क्या क्वेश्चन बताया, अमरकंटक से कितनी नदियों का उद्गम है? पहला क्वेश्चन ये ढूंढ के मुझे बताओगे, ढूंढना, आराम से ढूंढना, कोई टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है। दूसरा, ये किस श्रेणी में है, किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है यहां दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, यहां दिया हुआ है मैप पे। खैर कोई बात नहीं, बस तुम्हें देखना है, विजुलाइज कराना है। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शनल वालों के लिए, चलिए जल्दी से, अरे वाह वाह, माही ने जवाब बिल्कुल सही दिया, शाबाश बेटा। ज्यादातर लोगों ने 2 नदियों का नाम लिया है, ठीक है, वहां से 3 नदियां निकलती हैं। उल्टा सीधा जवाब मत दो, ठीक है, आराम से, पहले आराम से देख के सही जवाब देना है। गलत करोगे तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, अगला एक जो है ऑप्शनल वालों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे जितने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे हैं या जिन्होंने मेंस की पढ़ाई कर रखी है, वो मुझे बताएं कि अमरकंटक से जो नदियों का प्रवाह है, ठीक है, प्रवाह अपरूप क्या है, यानी ड्रेनेज पैटर्न क्या है, व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर फ्रॉम अमरकंटक? जो अमरकंटक है वहां से नदियों का अपवाह स्वरूप क्या है? प्रश्न लिखो, अमरकंटक से नदियों का अपवाह स्वरूप क्या है? व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द फ्रॉम द अमरकंटक? बहुत कम बच्चे 3 बता पाए कि 3 नदियां निकल रही हैं। ऑप्शन वाले सारे बच्चे मुझे बताएं, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ फ्रॉम द अमरकंटक, अमरकंटक से किस प्रकार का अपवाह स्वरूप है? अमरकंटक से, शाबाश बेटा रेखा, वंडरफुल, दिव्यांशु वंडरफुल, इज्जत रख ली तुम लोगों ने। समीर गलत है तुम्हारा जवाब, शिवम दुबे गलत जवाब है, तुम समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन क्या है। क्या हुआ दीपशिका, याद नहीं आ रहा तुम्हें? माही, समीर का जवाब भी सही है, दीपशिका गलत है बेटा, क्या लिख रहे हो आप? एग्जाम देना है कि नहीं देना है? थोड़ा हिम्मत रखो, कोई दिक्कत आ रही है जो है वो पूछो, क्या समस्या आ रही है। एकदम कट ऑफ हो गए हो तुम लोग, परसों से साइंस की क्लास शुरू हो रही है सभी की, तो वो लोग भी आप लोगों को करना है, साइंस पूरा करना है, ठीक है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक लास्ट पॉइंट बचेगा, वो मैं आ रहा हूं 2-3 दिन के अंदर, उसको मैं भी लेके